हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको लेसन थर्ड के प्रश्न आंसर करवाएंगे। उसके तहत देखिए, हमने आपको नदियों के बारे में बताया था, तो नदियों वाले लेसन में हम आपको बताएंगे आज आपके अभ्यास के प्रश्न हैं ये। तो फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का अशोक के नाम से जानी जाती है। यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो बार बार बंगाल में बाढ़ लेके आती है और उसको बंगाल का अशोक कहा जाता है। तो वो है आपकी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे लंबी, यानी कि वो कौन सी नदी है जिसका अपवाह तंत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो भारत के अंदर की अगर हम बात करें तो वो आपकी गंगा नदी है, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी आपके नेपाल, भूटान और चीन में बहती है। तो भारत में बहने के हिसाब से तो गंगा ही सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद का मतलब होता है 5 नदियों का समूह, जो कि आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। तो सिंधु की सहायक नदियों में आपकी रावी नदी आती है, सिंधु भी है, झेलम भी है, लेकिन आपकी पंचनद में आपकी सिंधु नहीं आती। उसमें आती हैं आपकी रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज और व्यास। उसमें आपकी सिंधु नहीं आती, तो सिंधु नहीं है शामिल। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब है काफ़ी गहरे क्षेत्र में से होके बहती है। तो वो है आपकी नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है, यानी कि कहाँ पे आपकी अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में मिल जाती है। तो वो स्थान है आपका देवप्रयाग, यानी कि देवप्रयाग के अंदर आपकी अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है। उसके बाद हम आपको छोटे प्रश्न देंगे। निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, यानी कि कौन क्या क्या अंतर है। तो नदी द्रोणी क्या होती है और जल संभर क्या होता है, उसमें हम अंतर देखेंगे। जल संभर नदी द्रोणी में, जल संभर और नदी द्रोणी में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। प्राय 1000 मीटर से कम होती है। जल संभर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके द्वारा ही बनी हुई हो। क्या बताया है कि जो आपका जल संभर और द्रोणी में थोड़ा सा अंतर होता है। जल संभर का क्षेत्रफल प्राय 1000 मीटर से कम होता है, यानी कि जो आपका जल संभर वाला क्षेत्र होगा वो 1000 से कम होगा। और जल संभर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका निर्माण छोटी नदियों के द्वारा ही हो। बिना किसी छोटी सरिता के भी जल संभर देखा जा सकता है, और इसके लिए केवल किसी क्षेत्र में जल का प्रवाह होना ज़रूरी होता है, जो किसी जल मार्ग या झील से चला जाता है। तो ये आपने देख लिया जल संभर और नदी द्रोणी में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्षाकार और जालीनुमा अपवाह प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक मुख्य नदी है और इसके अंदर इस प्रकार से कई सहायक नदियाँ आके मिल जाती हैं। तो इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप होता है उसको हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जालीनुमा प्रतिरूप की। तो जालीनुमा का मतलब होता है एक नदी इस प्रकार से, मुख्य नदी ऐसे बहती है, दूसरी नदी ऐसे बहती है और उनके बीच में इस प्रकार से छोटी छोटी सहायक नदियाँ बहती हैं। तो इस प्रकार का जो आकार बनेगा वो आपका जालीनुमा प्रतिरूप बनेगा। तो आपने पिक्चर देख ली। अब आप देखिए क्या होता है वृक्षाकार। इसे दुग्धकर्मी प्रतिरूप भी कहते हैं। जब अपवाह की आकृति वृक्ष के समान हो जाती है तो अपवाह के प्रतिरूप को ध्रुवकृतिक कहते हैं। विशाल मैदानों का अपवाह ध्रुवकृतिक प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण होता है, यानी कि एक मुख्य नदी और बहुत सी में आगे मिलने वाली सहायक नदियाँ। उसके बाद है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप में
प्रमुख सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, जबकि गौण सहायक नदियाँ उसमें आके मिल जाती है। यानी कि दो मुख्य सहायक नदियाँ होती हैं और उन नदियों के अंदर फिर बहुत सारी अन्य छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं, तो उससे आपका जालीनुमा प्रतिरूप तैयार हो जाता है। यह प्रतिरूप हिमालय पर्वत और पूर्वांचल की पहाड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? एक तो है आपका अपकेंद्रीय प्रतिरूप और दूसरा है अभिकेंद्रीय। जब नदियाँ किसी पहाड़ी से चारों ओर विकृत होती हैं तो वे अपकेंद्रीय प्रस्तुत करती हैं। यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से ये आपकी एक पहाड़ी है और इस पर से नदियाँ ऐसे अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, तो वो आपका अपकेंद्रीय प्रतिरूप होता है। उसके बाद है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में नदियाँ चारों ओर से आके किसी गर्त या झील में मिल जाती हैं, उसको अभिकेंद्रीय प्रतिरूप थार मरुस्थल की विशेषता होती है। यानी कि आपका अभिकेंद्र इस प्रकार से होता है, ये आपकी कोई झील होगी और इसमें इस प्रकार से चारों तरफ से नदियाँ आके इसके अंदर मिल जाएंगी। यानी कि अपकेंद्र प्रतिरूप जो है वो अभिकेंद्र का विपरीत होता है। अपकेंद्र में पर्वत से नदियाँ अलग अलग दिशाओं में जाती हैं और अभिकेंद्र में किसी झील में चारों तरफ से नदियाँ आके मिल जाती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका डेल्टा और ज्वार नदमुख में अंतर स्पष्ट करना। तो समझ लीजिए पहले डेल्टा क्या होता है। डेल्टा एक लगभग त्रिभुजाकार भू आकृति होती है जिसका निर्माण नदी के मुहाने पर नदी के निक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए डेल्टा कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, इस प्रकार का आकार होता है डेल्टा का। और ये जब नदी इस प्रकार से अपना जो अवसाद वगैरह होता है उसको इस प्रकार से अलग अलग छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है और इस प्रकार से अवसाद को जमा कर देती है, तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। अब आप देखिए ज्वार नदमुख क्या होता है। यह नदी के मुहाने पर निर्मित एक वी आकार की घाटी होती है जिसमें ज्वार भाटा का जल प्रवेश करता है और बाद में निकल भी जाता है। यहाँ पर ताज़ा जल और समुद्री जल आपस में मिलते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका ज्वार नदमुख होता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को ढंग से अपनी नोटबुक में उतार लेना और अच्छे से इनको लर्न भी कर लेना।